हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 2 मॉड्यूल 6 नेचुरल रिसोर्सेज का लेसन नंबर 28 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, hope you all will be fine. Today we are going to study chapter 28 and the chapter name is Carbon and its Compounds. So let's start this chapter. In lesson 27, you have studied about the metals and nonmetals. Carbon is an important non-metallic element. The chemistry of carbon and its compounds is an equally important field about which you will learn in this lesson. Carbon is the sixth most abundant element in the universe. It can exist in the free state or in the forms of its compounds. It is the major chemical constituent of most organic matter. Carbon is the second most common element in the human body after oxygen. Carbon is present in coal, oil, and natural gas. Main natural sources of carbon and its compound, which are industrially important, are coal, petroleum, and natural gas, which contribute to our national economy in a big way. Carbon also occurs in a numbers of minerals. You might have seen that when kerosene oil lamp burns, it produces black soot which contains carbon particles. You might have also seen that when some materials like wood, paper are burnt, a black residue is left which contains carbon. तो लेसन 27 में आप लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ लिया है। कार्बन एक इम्पॉर्टेंट नॉन मेटेलिक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और जो केमिस्ट्री है उसमें जो कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में जो पढ़ना है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील्ड है हमारी केमिस्ट्री में, जिसको आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। कार्बन सिक्स मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो कि हमारे यूनिवर्स में पाया जाता है और ये फ्री स्टेट और अपने कंपाउंड्स के साथ भी ये एग्जिस्ट करता है। इसका जो मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑर्गेनिक मैटर है। कार्बन सेकेंड मोस्ट कॉमन एलिमेंट है जो कि ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है ऑक्सीजन के बाद। कार्बन कोल, ऑयल और नेचुरल गैस में पाया जाता है। मेन नेचुरल सोर्स कार्बन का और उसके कंपाउंड का है इंडस्ट्रियली। जो कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो हमारे नेशनल इकोनॉमिक को ग्रोथ करने में कंट्रीब्यूट करता है। कार्बन बहुत सारे मिनरल्स में भी पाए जाते हैं। आप लोगों ने केरोसिन ऑयल लैम्प को जलते हुए देखा होगा तो उसमें ब्लैक सूट प्रोड्यूस होता है। ये जो ब्लैक सूट है उसमें कार्बन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे मटेरियल्स जैसे कि लकड़ी हो गया, पेपर या फिर जिसको आप लोगों ने जलाया उसके बाद उसमें ब्लैक रेसिड्यू जो लेफ्ट हो जाता है वो भी कार्बन को कंटेन करता है। Carbon atoms can form compounds by combining with other carbon atoms as well as atoms of other elements. Carbon has the unique property of forming long chains of carbon atoms. These long chains serve as a backbone on which various groups can attach to give a large variety of compounds. These compounds have a variety of structures, properties, and uses in our life. You will study about some such compounds like alcohol, acetic acid, acetone, etc. in this lesson. जो कार्बन एटम्स है वो अपने कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकता है। कैसे कर सकते हैं? तो कंबाइन करके अपने कार्बन एटम्स को और दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ भी ये इजीली कंबाइन हो सकता है। कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिससे ये लॉन्ग चेन कार्बन एटम्स का फॉर्म कर सकता है। ये जो लॉन्ग चेन होता है वो एक बैकबोन के जैसा काम करता है अलग अलग ग्रुप्स में जो कि एक दूसरे से अटैच होकर और लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं उनके पास वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होते हैं और इनका जो यूजेस हमारे लाइफ में वो भी यूनिक होता है। आप लोग इसमें से कुछ कंपाउंड्स जैसे कि अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एसीटोन ये सब को इस लेसन में पढ़ने वाले हो। We will begin this lesson with the discussion on the properties of carbon, then various allotropic form of carbon was diamond, graphite and fluorines will be explained. We will also study about hydrocarbons which are compounds containing carbon and hydrogen. Here we will cover various aspects of hydrocarbons such as their classification, homologous series, isomerism, etc. तो हम लोग इस चैप्टर में
कार्बन के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कार्बन के वेरियस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस, जिसे बकमिंस्टर फ्लोरेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस चैप्टर में हम लोग उन सभी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन, जो कि जिसमें कंपाउंड्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, उसको भी हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। और इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के वेरियस एस्पेक्ट को कवर करने वाले हैं, जैसे कि उसके क्लासिफिकेशन, उसके होमोलॉगस सीरीज को और आइसोमरिज्म को। We will also give you a brief idea about some simple functional groups which can attach onto the hydrocarbon backbone to yield a large number of compounds. Further, the rules for naming the hydrocarbons and their derivatives will be explained. Finally, some compounds of daily use will be discussed. तो हम लोग इसमें ब्रीफ आइडिया आपसे शेयर करने वाले, देने वाले आपको कुछ सिंपल फंक्शनल ग्रुप्स के, जो कि अटैच होते हैं हाइड्रोकार्बन बैकबोन से और वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ रूल्स और नेमिंग करेंगे हाइड्रोकार्बन्स का, उसके डेरिवेटिव्स का, उसको एक्सप्लेन करेंगे। फाइनली जो कुछ कंपाउंड्स है जो हमारे डेली लाइफ में उसको हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। कार्बन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हम लोग शुरुआत करने वाले कार्बन और उसकी प्रॉपर्टीज से। You have studied in lesson 6 that carbon belongs to group 14 of the periodic table. आप लोगों ने लेसन 6 में यह डिस्कस कर चुका है कि जो कार्बन है वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। Further moving ahead, I will give you the basic idea for learning this period, and I learned it from my sister. I have a trick to learn this periodic table. तो पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि एग्जाम में 36 एलिमेंट्स तक पूछे जाते हैं, बट मैं आपको पूरा याद करवाऊंगी। और पीरियोडिक टेबल में जो भी सिंबल है वो किस चीज के लिए स्टैंड होता है वो आप लोग याद कर लो। नेक्स्ट ग्रुप में 18 एलिमेंट्स है और पीरियड में 7 है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 1 एंड 2 आएगा। 1 में आपका है H से हाइड्रोजन, Li से लिथियम हो गया, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, Rb से रुबीडियम, Cs से सीजियम, Fr से फ्रांसियम। और उसी तरह आपके ग्रुप 2 में Be है जो कि बेरिलियम के लिए स्टैंड होता है। इसी तरह से आपको एक एक सिंबल का किस चीज के लिए स्टैंड हो रहा है आपको उसको याद करना होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा फनी लगेगा बट अच्छा है, इसको आप याद कर सकते हैं। एस से हाइड्रोजन मीन्स है, ली ना टी रब से फरियाद मीन्स हेलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। उसी तरह हम लोग 2 का याद करेंगे। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बा राजी, इट मीन्स बेरिलियम, मैंगनीज, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, radon. R stands for radium, not radon. Sorry for that. Next, अब हम लोग पढ़ेंगे P ब्लॉक एलिमेंट। P ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन सा है? ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो ग्रुप 13 में मेरा है B, Al, Ga, In एंड Tl। तो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे? बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। ग्रुप 14 में C, Si, Ge, Sn, Pb। इट मीन्स कहे सीता जी सुनो प्रभु। C से कहे, Si से सीता, Ge से जी, Sn से सुनो, Pb से प्रभु। ग्रुप 15 इसमें क्या है? N, P, As, Sb, Bi। नाना, पाटेकर, असरानी, एसबी से सब, बीआई से बीमार। ग्रुप 16 में क्या है? ओ, एस, एसई, टीई, पीओ। ओल्ड स्टाइल, से, टी, पो। ग्रुप 17 में है एफ, सी एल, बी आर, आई, ए एल। फिर कल, बाहर, आई से आएगा और एटी से ऑटो। नेक्स्ट है ग्रुप 18, He,
NEARKRXERN, हीना, नीना और करीना। एक्स-रे रंगीन जो ग्रुप 18 में है वो सारे हमारे नोबल गैस है और ये स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हम लोग इसको ग्रुप वाइज पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारा ग्रुप से SC है, SC से हो गया साइंस, TI से टीचर, V से विनीता, CR से कुमारी, MN से मैडम, FE से फेवी और CO से कॉल, NI से नहीं, CU से छूटेगा, ZN से जनाब। इसका मतलब साइंस टीचर विनीता कुमारी, मैडम फेवी कॉल नहीं छूटेगा जनाब। ठीक है। नेक्स्ट Y से यारी, ZR से जरा, NB से निभाना, MO से मौत, TC से तक, RU से रुकावट, RH से राह, PD से पड़े, AG से आगे और CD से कूदना। ठीक है। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूदना। LA से ला, HF से हाफ, TA से ता, W से वरना, RE से रे, OS से उससे, IR से इधर, PT से पिटाई, AU से और, HG से होगी। ला हफ्ता वरना, रे उससे इधर पिटाई और होगी। नेक्स्ट अब हम लोग F ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं? CE से सीता, PR से प्रसाद, ND से एंड, PM से पूनम, SM से शर्मा, EU से यूरोप, GD से घूमने, TB से तभी, DY से डायरिया, HO से हो, ER से और, TM से तुम, YB से अभी, LU से लौटो। इसका मतलब हो गया क्या? सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गई, तभी डायरिया हो गया और तुम अभी लौटो। नेक्स्ट है TH से थोड़ा, PA से पापड़, U से और, NP से नापो, PU से पुराने, AM से आम, CM से कम, BK से बीकेंगे, CF से काफी, EF से ऐसे, FM से फरमाओ, MD से मैडम, NO से नाश्ता, LR से लाओ। इसका मतलब क्या हो गया? थोड़ा पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। ये तरीका था मेरा जो कि इजिएस्ट ट्रिक था। ये मैंने अपने दीदी से सीखा था और मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ। आप इस तरीके से पीरियोडिक टेबल को आराम से याद कर सकते हैं। एंड पीरियोडिक टेबल इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। मैंने आपको पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका सिखाया, बट आप अगर पूरे याद नहीं भी करना चाहते तो 36 तक कम से कम जरूर याद करो। 36 तक एग्जाम में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। Next, we are going to move. Carbon is abundant in the universe, that is in sun, planets and atmosphere of the earth. If it is present in carbonate rocks, that is limestone, dolomite, marble, etc. It is also a major constituent of fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas. It is present in the form of its compounds in all living organisms. Some such compounds are carbohydrates, proteins, fats, etc. In combination with oxygen, it occurs as carbon monoxide and carbon dioxide. You are quite familiar with these compounds. Our atmosphere also contains some pollutants arising from these carbon compounds.
तो जो कार्बन है वो हमारे यूनिवर्स में अबंडेंट में पाया जाता है, मीन्स बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि सन हो गया, प्लैनेट्स हो गया और एटमॉस्फेयर अर्थ के, इन सभी जगह पे कार्बन का प्रेजेंस है। और ये जो कार्बोनेट रॉक्स में भी पाए जाते हैं कार्बन, जैसे कि लाइमस्टोन के फॉर्म में, डोलोमाइट, मार्बल, इन सब के फॉर्म में। और एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है फॉसिल फ्यूल्स में, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में भी कार्बन पाए जाते हैं। ये कंपाउंड्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के अंदर। और ऐसे कुछ कंपाउंड्स है जो कि हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। और ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होता है कार्बन का, तो ये कार्बन क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग इन कंपाउंड से पहले ही आप परिचित हो चुके हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी कुछ पॉल्यूटेंट्स को अराइज करता है, और ये भी है किसके, कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन से बने हैं। In the structure of a carbon atom, there are 4 electrons in the second shell. The electronic configuration of carbon is 2, 4. To complete its octet, carbon requires 4 more electrons, but due to unfavorable energy concentrations, it cannot gain 4 electrons by ion formation and hence attain the electronic configuration of neon. Due to the same reason, it is not possible for carbon to lose these 4 electrons and attain the noble gas configuration of helium. However, it can form covalent bonds by sharing these 4 electrons. जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है एटम का, उसमें क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है उनके सेकंड शेल में। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट आपको पता है कि जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है, और जो 4 होता है इलेक्ट्रॉन्स वो वैलेंस शेल या फिर सेकंड शेल में उसका पाया जाता है। वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कार्बन को 4 ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसमें जो उसका एनर्जी कंसिडरेशन है वो उसके हिसाब से अनफेवरेबल है, तो वो गेन नहीं कर सकता 4 इलेक्ट्रॉन को आयन फॉर्मेशन के द्वारा। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का अटेन नहीं कर पाता है, और उसी सेम रीजन की वजह से जो कार्बन को जो एटम है वो लूज भी नहीं कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। सो ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम भी अटेन नहीं कर पाता है। इसलिए जो कार्बन है वो अपने बॉन्ड्स को शेयर करते हैं, और ऐसा बॉन्ड्स जो शेयर करने से बनते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड्स कहलाते हैं। तो वो जो बॉन्ड्स को शेयर करते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को, तो उससे वो लार्ज चेन का फॉर्मेशन करते हैं। देयर आर 3 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, 12C, 13C, 14C. 14C is a radioactive and its half-life is 5,730 years. It is used in radiocarbon dating to determine the age of formerly living things. तो यहाँ पे जो कार्बन है उसका नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स कितना है, 3 है, 12C, 13C और 14C। जो 14C कार्बन है वो रेडियो एक्टिव है, और ये इसका जो हाफ लाइफ है वो कितना है, 5,730 ईयर्स। और इसका यूज होता है रेडियो कार्बन डेटिंग करने में, जिससे डिटरमाइन किया जाता है फॉर्मरली लिविंग थिंग्स का, मीन्स ऐसे लिविंग थिंग्स जो पहले हमारी पृथ्वी पे प्रेजेंट थे बट अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो। It can form 4 covalent bonds, that is, it is tetravalent in nature. It has a valency of 4, which is according to the rule you have learnt in lesson 5, that is group number 14 minus 10 equal to 4. The sharing of 4 more electrons from other atoms completes the octet of carbon atom, and it attains the stability by forming 4 covalent bonds. तो जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होता है वो टेट्रावैलेंट नेचर का होता है, और इसका जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है। और अकॉर्डिंग टू रूल आपने लेसन नंबर 5 में पढ़ लिया है कि जो ग्रुप नंबर 14 है उससे हम लोग अगर -10 करेंगे तो 4 रहेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये शेयर करते हैं 4 ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एटम्स का, तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं कार्बन एटम, और ये स्टेबिलिटी को अटेन कर लेते हैं। कैसे करते हैं, तो ये अपने बॉन्ड्स को शेयर करते हैं 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स को। Carbon can form bonds with atoms of other elements such as hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, and halogen, etc. It also has the property of self-combination, that is, bond formation with the other carbon atoms. Thus, carbon can form long chains of carbon atoms. This unique property of forming long chain is known as catenation. तो जो कार्बन है वो अपना बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और अदर हैलोजन ग्रुप के साथ। इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो सेल्फ कॉम्बिनेशन भी कर सकता है, इट मीन्स वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है खुद के कार्बन एटम्स के साथ। और ये जो कार्बन है वो एक लंबा चेन का फॉर्मेशन कर सकता है कार्बन एटम्स के साथ। और ये जो इसका यूनिक प्रॉपर्टी है
जिससे ये लॉन्ग चेन कार्बन का फॉर्म कर देता है, इसे कैटिनेशन बोला जाता है। The carbon covalent bond is used. Bond is strong in nature, as you will study later in this lesson. The long carbon chain can act as a backbone to which various groups can attach and give a large number of compounds. The total number of compounds formed by carbon exceeds the total number of compounds formed by all other elements of the periodic table. In addition to the single covalent bonds, carbon can also form multiple bonds, that is double or triple bonds, with other carbon, oxygen or nitrogen atoms to give a large variety of compounds. The number of compounds formed is so large that a separate branch of chemistry called organic chemistry is devoted to the study of these compounds. Before proceeding further, you can check your progress by answering the following questions. तो जो कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड है वो नेचर में बहुत स्ट्रांग होता है, और जैसे कि आप बाद में पढ़ने वाले हो इस लेसन में कि जो लॉन्ग कार्बन का जो चेन है वो एक बैकबोन की तरह एक्ट करता है, जिससे जो वेरियस ग्रुप्स है वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स है कार्बन के द्वारा जो फॉर्म की जाते हैं वो एक्सीड हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल में। जितने भी अदर एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में उन सभी से ज्यादा जो कार्बन है वो ज्यादा लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। इसके एडिशन में जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स है कार्बन का वो भी मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, जैसे कि ट्रिपल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स विथ कार्बन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स, जिससे ये लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स है जो फॉर्म होते हैं वो इतने लंबे होते हैं कि इसके लिए एक सेपरेट ब्रांच केमिस्ट्री का उससे नाम दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इन सभी कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको आराम से पढ़ सकते हैं, इसको डिवोट किया गया है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग अपने समझ को परखने के लिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन 28.1 को सॉल्व करो खुद से। Allotropes of carbon. Next we have the topic which is allotropes of carbon, means carbons के allotropes. Carbon occurs in free state that is not combined with any other element in three allotropic forms. Allotropes are different forms of the same element in the same physical state. Earlier, only two allotropic forms, that is graphite and diamond, were known. Another allotropic form, fluorine, has been discovered few years back. Let us now study about them in detail. जो कार्बन है वो फ्री स्टेट में भी होता है, जो कि ये कंबाइंड स्टेट नहीं है, किसी अदर एलिमेंट के साथ ये कंबाइन नहीं होता है। इनके थ्री एलोट्रोपिक फॉर्म है। एलोट्रोप्स जो होते हैं वो सेम एलिमेंट के हैं, बट इसका जो फिजिकल स्टेट है वो अलग है। और हम लोग पहले दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स को जानते थे कार्बन के, जो कि ग्रेफाइट और डायमंड थे, बट एक अनदर एलोट्रोपिक कार्बन के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है और हम लोग इसको रिसेंटली जाने कुछ साल पहले, इसका नाम है फ्लोरीन। हम लोग इन सब को डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वी are going to study about diamond. Diamonds are formed inside the earth under the conditions of high temperature about 1500 degrees Celsius and high pressure about 70,000 atmospheres. South Africa is the leading producer of natural diamonds. In India, diamonds are found in Panna in Madhya Pradesh and in Vajrakarur in Andhra Pradesh. In a diamond crystal, each carbon atom is linked to four other carbon atoms by covalent bonds in a tetrahedral fashion. This results in a three-dimensional arrangement as shown in figure 28.1. जो डायमंड है उसका फॉर्मेशन होता है अर्थ के अंदर, और इसका जो कंडीशन है फॉर्मेशन का वो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर है, जो कि है 1500 डिग्री सेल्सियस के लगभग। और इसका जो हाई प्रेशर के अंदर भी ये फॉर्म होता है, जिसका एटमॉस्फेयर प्रेशर है 70,000। साउथ अफ्रीका है जो कि नेचुरल डायमंड्स का लीडिंग प्रोड्यूसर है, बट इंडिया में भी डायमंड का प्रोडक्शन होता है। और ये इसका जो इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है ये, तो पन्ना मध्य प्रदेश और वज्रकरूर आंध्र प्रदेश में। और जो डायमंड क्रिस्टल है इसमें जितने भी कार्बन एटम है वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं और फोर अदर कार्बन एटम से, और इसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड्स। और ये किस फैशन में होता है, टेट्राहेड्रल फैशन में। और ये जो रिजल्ट है वो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट देता है, और जैसा कि फिगर 28 पॉइंट में शो किया गया है। This is the figure 28.1 which shows three-dimensional network of carbon atoms in diamond.
The three-dimensional network of covalently bonded carbon atoms provides a rigid structure to diamonds. This rigidity makes diamond a very hard substance. It is, in fact, the hardest natural substance known. The only other substance harder than diamond is silicon carbide, which is also known as carborundum. But note that diamond is a natural substance, whereas carborundum is a synthetic one. तो जो थ्री डायमेंशनल नेटवर्क है डायमंड का स्ट्रक्चर ये रिजिड स्ट्रक्चर्स को प्रोवाइड करता है और ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है कार्बन एटम्स के साथ, और ये जो रिजिडिटी है वो कार्बन एटम का एक डायमंड को बहुत ही हार्ड सब्सटेंस के रूप में बनाती है। और इनफैक्ट जो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जो जाना जाता है वो डायमंड ही है। और एक और अदर सब्सटेंस है जो कि डायमंड से हार्ड है, उसका नाम है सिलिकॉन कार्बाइड, उसको हम लोग कार्बोरैंडम के नाम से भी जानते हैं। बट यहाँ पे हम लोग एक चीज देखेंगे कि जो नेचुरल सब्सटेंस डायमंड्स में सबसे हार्ड है, और लेकिन जो कार्बोरैंडम है वो सिंथेटिक, इट मींस वो बनाया जाता है। डायमंड्स आर बेसिकली कलरलेस, हाउएवर सम इम्प्योरिटीज इम्पार्ट कलर टू देम। तो डायमंड्स बेसिकली कलरलेस होते हैं, मींस उसमें कोई कलर नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स्ड होते हैं जिससे की वजह से वो कलर हो जाते हैं। The density of diamond is high. It has a value of 3.51 gram cubic centimeter. The melting point of diamond in vacuum is also very high, that is 3500 degrees Celsius, because a large amount of heat energy is required to break the three-dimensional network of covalent bonds. तो डायमंड का जो डेंसिटी होता है बहुत हाई होता है, इसका जो वैल्यू है डेंसिटी का वो कितना है 3.51 ग्राम माइनस क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है डायमंड का वैक्यूम है वो भी बहुत हाई, जो कि है 3500 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो थ्री डायमेंशनल नेटवर्क है कोवेलेंट बॉन्ड्स का, इसको तोड़ने के लिए इतने हार्ड नेटवर्क को तोड़ने के लिए हम लोग को बहुत ही हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। Since all the four electrons are covalently bonded and there are no free electrons in diamond, hence it does not conduct electricity. But diamond is a good conductor of heat. Its thermal conductivity is 5 times that of copper. Thus, it can easily dissipate the heat energy released by friction when it is used as an abrasive. क्योंकि जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं हमारे डायमंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो सभी एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, इसलिए इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है डायमंड में, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन जो डायमंड है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 5 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर से, इसलिए इजिली हीट को डिसिपेट करता है। और जब भी कोई भी फ्रिक्शन रिलीज होता है, जब इसका हम लोग इसको रब करते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए हार्ड सरफेस पे, तो इसका जो ये हीट बहुत ज्यादा रिलीज करता है डायमंड। बिकॉज ऑफ इट्स अबव मेंशन प्रॉपर्टीज डायमंड हैज द फॉलोइंग यूजेस। क्योंकि इसके हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज को ऊपर में डिस्कस किया, तो जो डायमंड है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसका यूज है, हम लोग उसको जानेंगे। इट इज यूज्ड इन कटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ अदर हार्ड मटेरियल्स। तो जो डायमंड है उसका हम लोग यूज क्या करते हैं, तो इसको हम लोग दूसरे हार्ड मटेरियल्स को कटिंग करने और ग्राइंडिंग करने में यूज करते हैं डायमंड से। इट इज ऑल्सो एम्प्लॉयड इन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ ग्लास एंड ड्रिलिंग ऑफ रॉक्स। और ये इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ये कटिंग ऑफ ग्लास मीन्स ग्लास को काटने में और रॉक्स को ड्रिल करने में भी हम लोग डायमंड का हेल्प लेते हैं। इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी, ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स आर मेड विद डायमंड्स। The high refractive index of diamond 2.5 makes it very brilliant when it is properly cut and polished. तो डायमंड का यूज हम लोग ज्वेलरी बनाने में भी करते हैं, जो ब्यूटीफुल हम लोग गहना बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, वो डायमंड से बनते हैं। और इसका जो हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है डायमंड का वो 2.5 है, जिससे हम लोग अगर इसको अच्छे से कट करें और पॉलिश करें, इसे अच्छे से शेप दें, तो ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। Synthetic diamonds, because of their importance, diamonds worth millions of dollars are synthesized. In 1950s, diamonds were synthesized by the scientists at General Electric in New York. They heated graphite to 1500 degrees Celsius in the presence of a metal such as nickel and iron under a pressure of 50,000 to 65,000 atmospheres. Most of the diamonds so produced are used as abrasives and for making diamond-coated cutting tools and used for drilling. Most synthetic diamonds lack the size and clarity of natural diamonds and are generally not used in generally. Gem quality diamonds can be produced, but they are costly. तो
डायमंड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको हम लोग सिंथेसाइज भी करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स इसको आर्टिफिशियली बनाना भी स्टार्ट कर दिया। 1950s में जो डायमंड्स थे उनको सिंथेसाइज किया जाता था साइंटिस्ट जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा न्यूयॉर्क में, और वो लोग क्या करते थे, ग्रेफाइट को 1500 डिग्री सेल्सियस में उसको हीट करते थे, और वहाँ पे निकल और आयरन जो मेटल्स थे वो भी प्रेजेंस होते थे। उनका जो प्रेशर होता था वो 50,000 से 65,000 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता था, और ये जो डायमंड्स है वो प्रोड्यूस्ड होते थे, और इनका जो काम था वो कैसे किस काम में दिया जाता था, जैसे डायमंड जो कोट किया जाता था उसे कटिंग टूल्स और ड्रिलिंग्स के लिए यूज किया जाता था। और जो मोस्ट सिंथेटिक डायमंड है वो अपने साइज और क्लैरिटी को खो देता है, उसमें कमी होती है नेचुरल डायमंड्स के जैसा। तो ये इससे हम लोग ज्वेलरी बनाने का काम नहीं करते, लेकिन जो जेम क्वालिटी का डायमंड्स होता है उससे ज्वेलरी का प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, मीन्स बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। ग्रेफाइट, in contrast to diamond, graphite is soft, black, and slippery solid. It has a metallic luster. It is also a good conductor of electricity and heat. तो डायमंड के कॉन्ट्रास्ट में जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट है, ब्लैक और स्लिपरी सॉलिड है। इसका ये ग्रेफाइट नॉन मेटल है, बट इसके पास मेटालिक लस्टर है, और ये इसका एक एक्सेप्शन है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट है। बोथ ग्रेफाइट एंड डायमंड कंटेन ओनली कार्बन एटम्स, देन व्हाई डू दे exhibit such different properties? We can find answer to this question if we look at the structure of graphite as given below in figure 28.2. तो जो ग्रेफाइट और जो डायमंड है वो दोनों सिर्फ कार्बन एटम्स के बने हुए होते हैं, लेकिन इनका जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग क्यों एग्जिबिट करते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर इसके स्ट्रक्चर को देख के कंपेयर करके जान सकते हैं, एंड इट इज द फिगर 28.2 which shows structures of diamonds and graphite. तो आप लोग इस पिक्चर्स को देखिए और सोचिए कि इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग क्यों है, जबकि इन दोनों जो है वो कार्बन एटम से बने हुए हैं। You can see that in contrast to diamond, which has a three-dimensional tetrahedral arrangement of carbon atoms, graphite contains layers of carbon atoms. In each layer, a particular carbon atom is linked to three other carbon atoms in a trigonal planar arrangement with a bond angle of 120 degrees. Thus, three electrons of carbon are covalently bonded to the other three carbon atoms. The fourth electron, which does not participate in bonding, is free. These electrons of various carbon atoms are free to move along between the layers and hence are able to conduct electricity. तो डायमंड के मुकाबले में आप देख सकते हैं कि डायमंड तो थ्री डायमेंशनल टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में था कार्बन एटम्स का, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो कार्बन एटम्स का लेयर है, और इसमें इतने भी लेयर है कार्बन के, इसमें जो पार्टिकुलर कार्बन एटम है वो तीन जो कार्बन एटम है वो ट्राइगोनल प्लानर अरेंजमेंट में एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिंक्ड है, और उनका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है, और इसके जो थ्री इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है अदर थ्री कार्बन एटम्स, लेकिन इसका जो फोर इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मीन्स वो फ्री है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वेरियस कार्बन एटम्स के फ्री है, कहीं भी मूव कर सकते हैं, और ये इनका जो लेयर है इसलिए ये एबल है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में, मीन्स इनका जो फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन है ग्रेफाइट का वो फ्री है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। एंड जो डायमंड था उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे से लिंक्ड थे, वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, और उसमें कोई भी एटम्स फ्री नहीं था जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। The bonding between these layers of carbon atom is weak, hence these layers can slide one over the other. This property makes graphite a good solid lubricant. The density of graphite is less than that of diamond. It has a value of 2.2 gram minus cubic centimeter. The melting point of graphite in vacuum is about 3700 degrees Celsius. Graphite can be converted to diamond by applying very high atmospheric pressure and temperature. तो ये जो कार्बन एटम्स का जो ग्रेफाइट में बॉन्डिंग है बहुत वीक होता है, इसलिए इसका जो लेयर्स होता है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है, और इस प्रॉपर्टी के कारण जो ग्रेफाइट है एक सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में बहुत अच्छे से काम कर सकता है। इसका जो ग्रेफाइट का जो डेंसिटी है वो डायमंड से कम है, और इसका जो वैल्यू है वो कितना है 2.2 ग्राम निगेटिव क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ग्रेफाइट का वैक्यूम में वो है 3700 डिग्री सेल्सियस, और ग्रेफाइट को हम लोग डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ?
by applying very higher atmospheric pressure and temperature। मीन्स हम लोग इसको बहुत ज़्यादा हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर, तो हम लोग ग्राफाइट को डायमंड में चेंज कर सकते हैं। Because of the above properties, graphite has the following uses। तो इसका हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किए उसके आधार पे ग्राफाइट का कुछ यूजेस यहाँ पे दिया गया है। It is used as a dry lubricant for moving machine parts which operate at a high temperature and where other ordinary oil lubricants cannot be used। तो इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, तो ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में, जहाँ पे मूविंग मशीन पार्ट्स, जो मशीन पार्ट्स मूव कर रहे हैं उसको ऑपरेट करने के लिए हाई टेम्परेचर पे, जहाँ पे जो ऑर्डिनरी ऑयल है या फिर लुब्रिकेंट्स उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग ग्राफाइट लुब्रिकेंट का यूज कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स एंड इन इलेक्ट्रिक आर्क्स। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रोड्स के रूप में से हेल्प ले सकते हैं बनाने में, जैसे कि ड्राई सेल्स में हम लोग कार्बन का ग्राफाइट का इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, और इसमें इलेक्ट्रिक आर्क्स में भी हम लोग ग्राफाइट को यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स के रूप में। इट इज यूज फॉर मेकिंग पेंसिल लीड्स बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्ट नेचर एंड लेयर्ड स्ट्रक्चर। इट लीव्स ब्लैक मार्क्स ऑन पेपर, हेंस इट इज यूज फॉर राइटिंग एज लीड्स इन पेंसिल। तो जो ग्राफाइट है हम लोग उसको पेंसिल लीड्स बनाने में भी काम कर लेते हैं, उससे यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो सॉफ्ट होता है और ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड होता है। तो हम लोग जब पेपर पे लिखते हैं तो ये ब्लैक मार्क्स, ब्लैक स्पॉट छोड़ देता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं लीड्स के रूप में पेंसिल में लिखने के लिए। इट इज यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स विच आर यूज फॉर मेल्टिंग मेटल्स। और हम लोग ग्राफाइट का यूज कंटेनर्स बनाने में भी लेते हैं। यस, हम लोग ग्राफाइट से कंटेनर्स बनाते हैं, इसलिए तो मेटल्स को उसमें मेल्ट करने के लिए। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ allotropes of carbon is fullerenes. Fullerenes were discovered in 1985 by Robert F. Kull, Harold W. Kroto, and Richard E. Smalley. They were awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1996 for this discovery. Fullerenes have closed structures like a football. A typical fullerene named as a Buckminster fullerene has 60 carbon atoms. Its structure is shown below in figure 28.3. तो जो fullerene था वो 1985 में डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट एफ कर्ल, हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रिचर्ड ई स्मैली के द्वारा। इन तीनों को नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में मिला था 1996 में इस डिस्कवरी के लिए। जो फ्लोरेंस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लोजर है फुटबॉल के, फुटबॉल के जैसा इसका स्ट्रक्चर है, और जो टिपिकल फ्लोरिन है इसको नाम क्या दिया गया है, बकमिस्टर फ्लोरिन, और इसके पास 16 कार्बन एटम्स का चेन है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो फिगर 28.3 में शो किया गया है। एंड इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, C60, एंड द नेम ऑफ दिस फ्लोरिन इज बकमिस्टर फ्लोरिन। Fluorines are formed when vaporized carbon condenses in an atmosphere of an inert gas. The discovery of fluorines has opened up a new field in chemistry. Fluorines of various other sizes are being synthesized and their properties and uses are being studied. New materials which contain metals enclosed in all the fluorines are being synthesized. It is hoped that these materials would find uses as superconducting materials, new catalysts, polymers, etc. जो फ्लोरेंस है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कार्बन को कंडेंस किया जाता है, वेपोराइज किया जाता है एटमॉस्फेयर में, इनर्ट गैस के एटमॉस्फेयर में। और जो डिस्कवरी है फ्लोरेंस का वो हम लोग के लिए एक नया फील्ड ओपन कर दिया है केमिस्ट्री में। जो फ्लोरेंस है उसका जो अदर साइजेस है वो सिंथेसाइज किया जा रहा है उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए, और अभी तक उसका स्टडी भी हम लोग कर रहे हैं। जो न्यू मटेरियल्स है इसमें मेटल्स को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है फ्लोरेंस में, और उसको सिंथेसाइज किया जाता है, मीन्स बनाया जाता है। और ये आशा है कि ये जो मटेरियल्स है इसको हम लोग अच्छे से अभी ये हमारे लिए एक सुपर कंडक्टिव मटेरियल्स के रूप में वर्क कर सकता है, ये एक न्यू कैटलिस्ट और पॉलीमर्स के रूप में भी हमारे लिए वर्क को इजी बना सकता है। इन एडिशन टू द अबव थ्री एलोट्रोपिक फॉर्म्स, carbon also exists in 3 microcrystalline or amorphous forms of graphite. They are charcoal, coke and carbon black. तो ये जो हम लोगों ने 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन पढ़ा, इनके अलावा जो कार्बन है उनके 3 माइक्रोक्रिस्टलिन और एमोर्फस फॉर्म्स भी है ग्रेफाइट के, जो कि है चारकोल, कोक और कार्बन ब्लैक। Charcoal is formed when wood is heated strongly in the absence of air. It has a large surface area. Activated charcoal is pulverized from form whose surface has been made free from any adsorbed materials by heating with storm. It is steam. It is widely used for absorbing correct impurities and bad odors from water and other substances. जो चारकोल इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हम लोग वुड को स्ट्रांगली हीट करते एयर के एब्सेंस में। इसका जो लार्ज सरफेस एरिया है
और ये जो एक्टिवेटेड चारकोल है इसको हम लोग पल्वराइज करते हैं, इसका जो सरफेस है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी इसमें एब्जॉर्ब मटेरियल्स है उसको हम लोग हीट करते हैं स्टीम के साथ, और इसको हम लोग फ्री बनाते हैं। अलग जो भी इसमें मटेरियल्स मिला था उसको हम लोग इससे अलग करते हैं, और इसको हम लोग वाइडली यूज करते हैं कलर्ड इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब करने के लिए, बैड एडर्स को वाटर से एब्जॉर्ब करने के लिए, और भी अदर सब्सटेंस में हम लोग चारकोल का यूज करते हैं। Coke is an impure form of carbon. It is formed when coal is strongly heated in the absence of air. It is used as a reducing agent in metallurgy. जो कोक है वो भी कार्बन का एक इम्प्योर फॉर्म है। इसका जो फॉर्मेशन होता है जब कोल को हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, और इसका जो वर्क है इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, तो ये रेड्यूसिंग एजेंट का काम करता है मेटलर्जी प्रोसेस में, जिससे हम लोग मेटल को अलग करते हैं अलग इम्प्योरिटीज से। Next one is carbon black. It is used as a pigment in black inks. It is also used in making rubber tires for automobiles. जो कार्बन से हम लोग इसको ब्लैक इंक्स के पिगमेंट के रूप में यूज करते हैं, और इसको हम लोग रबर टायर्स, जो भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसके रबर टायर्स को बनाने में इससे हम लोग हेल्प लेते हैं कार्बन ब्लैक का। एंड इट इज द टेक्स्ट क्वेश्चन 28.2. Try to solve all these questions. वेल ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन।